सुप्रभात बच्चों। हिंदी की इस ऑनलाइन शिक्षण की इस श्रृंखला में मैं हर्ष शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका 8वीं के सभी बच्चों का पुनः स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ हैं। बच्चों, हमने पाठ 2 असल धन को पढ़कर ये शिक्षा ग्रहण की कि व्यक्ति का असल धन उसकी ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और समझदारी ही है, जो व्यक्ति में घमंड पैदा होने नहीं देती है। यदि व्यक्ति के जीवन में उसकी उन्नति के साथ साथ घमंड का भाव पैदा हो जाए और वह वास्तविकता को भूल जाए, तो वह अपने जीवन के असल धन से वंचित हो जाता है। प्यारे बच्चों, आज हम अभ्यास सागर के लेखन कार्य में अंतिम 2 उपविषयों मुहावरे और संज्ञा के भेदों तथा अभ्यास सागर पत्र लेखन के कार्य को पूरा करेंगे। सबसे पहले हमारा उपविषय है मुहावरे। तो सबसे पहले हम थोड़े से इसमें आएंगे कि आखिर मुहावरे होते क्या हैं। मुहावरों का प्रयोग आप छोटी कक्षाओं से करते आ रहे हैं। मुहावरे वो शब्द है हमारे पास बेटा, जो मूलतः अरबी भाषा से लिए गए हैं। इनका अर्थ होता है बातचीत करना या उत्तर देना। व्याकरण के अनुसार मुख्यतः जिस सुसंगठित क्या होता है, जुड़ा हुआ शब्द समूह, जिनसे हमारे पास लक्षणाजन्य या व्यंजनाजन्य कुछ विशिष्ट अर्थ निकलते हैं। लक्षणा और व्यंजना के अनुसार जहां कुछ खास अर्थ निकलता है, इनको सुनने के बाद हमारे पास, उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरे जो होते हैं बेटा, वो भाषा को सुदृढ़, गतिशील और रुचिकर बनाते हैं। इससे अगर हम कहें तो भाषा में एक अद्भुत चित्रमयता भी आती है। जब हम देखते हैं कि कहीं किसी पाठ में मुहावरों का प्रयोग किया गया है, तो हमें वो पाठ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। हमारा उसमें इंटरेस्ट बनता है, दिलचस्पी होती है, हमें मजा आता है उस पाठ को पढ़ने में और एक नए अर्थ का पता भी चलता है। तो यहाँ कुछ मुहावरे हमारे पास दिए गए हैं, जिनका हमने वाक्य में प्रयोग करना है अर्थ को बताते हुए। पर आपने विशेष रूप से शब्दों की तरह ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपने मुहावरे को प्रयोग करना है, वाक्य में अर्थ को नहीं करना है। अर्थ को अगर आप मुहावरे में जो अर्थ दिया गया है, उसको अगर मुहावरे के अर्थ को अगर आप वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो गलत हो जाता है। आपने सिर्फ शब्द को प्रयोग करना है। फूला न समाना, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो जब हमने वाक्य में प्रयोग किया, राम कक्षा में प्रथम आने पर फूला न समाया, इस तरह से आप अपना कोई वाक्य भी बना सकते हैं। संक्षिप्त बनाना है और अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। दूसरा है कान भरना, ख भाग, राम ने श्याम के पिताजी के कान भरे, और अर्थ क्या है, चुगली करना। तीसरा है दंग रह जाना। अब देखो अनुस्वार का प्रयोग यहाँ भी हुआ है, दंग, द के ऊपर। तो ये जुड़े हुए हैं हमारे सारे विषय आपस में। दंग का मतलब हैरान होना। राम जादूगर को देखकर दंग रह गया। उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ हुआ मतलब निकालना। कोई अपना मतलब निकालता है, स्वार्थ निकालता है, उसको हम कहते हैं उल्लू सीधा करना। आज के समय में लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। और जहां भी वाक्य हमारा पूरा होगा, उसके बाद बेटा हमने कौन सा चिन्ह लगाना है, विराम चिन्ह। ये सभी बच्चों को पता है कि वाक्य पूर्ण होने पर हम क्या लगाते हैं, विराम चिन्ह। अगला जो हमारा उपविषय है बेटा, वो मुहावरे ही है, पर हमें क्या दिया गया है, प्रश्न को थोड़ा सा बदल दिया गया है। एक अर्थ हमें दिया गया है और उस अर्थ से संबंधित इन गुब्बारों में, जो गुब्बारे या गोले बनाए गए हैं, इनमें विभिन्न मुहावरे दिए गए हैं। इन सभी मुहावरों का एक ही अर्थ निकलता है, होता है खुश होना। इनका हमने वाक्य में प्रयोग करना है, मुहावरों का अर्थ को देखते हुए, पर मुहावरे का प्रयोग वाक्य में करना है, अर्थ का नहीं। जैसे खुश होना के लिए ये सभी मुहावरे प्रयोग होते हैं। जमीन पर पांव न पड़ना, घी के दिए जलाना, फूला न समाना, गदगद होना, मन में लड्डू फूटना। ये पांचों जो मुहावरे, इनका एक ही अर्थ होता है, खुश होना। तो क भाग में सबसे पहले मैंने जो प्रयोग किया है, वो लिया है मैंने, पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। हमारे पास ऊपर जो मुहावरा है, वो पांव जमीन पर न पड़ना, पहले नंबर पे। तो मैंने इसका वाक्य में प्रयोग किया है, माता पिता के मिलने पर राम के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। इस तरह से दूसरा हमारे पास है घी के दिए जलाना। तो राम के अयोध्या आने पर लोगों ने घी के दिए जलाए, अर्थ क्या हुआ, खुश होना। तीसरा फूला न समाना है आपके पास ऊपर तीसरा मुहावरा,
उसका वाक्य हमने बनाया, गाड़ी मिलने पर बच्चा फूला ना समाया। जो खिलौने की गाड़ी उसको मिली, उसके मिलने पर वो फूला ना समाया अर्थात खुश हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास जो चौथा है बेटा वो है गदगद होना। तो परीक्षा में प्रथम आने पर मैं गदगद हो गया, मतलब बहुत खुश हो गया। पांचवा है लड्डू फूटना, मन में लड्डू फूटना, उसका अर्थ भी होता है खुश होना। तो मिठाई देखकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। इस तरह इन सभी मुहावरों का हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया, जिनका अर्थ निकला खुश होना। तो इस तरह हमारा जो उपविषय मुहावरे हैं वो पूर्ण हुआ। इसके बाद हमारे पास बेटा संज्ञा हमने पहले भी की है कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। संज्ञा की परिभाषा सभी जानते हैं, जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का ज्ञान हो, बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, जिन शब्दों के माध्यम से। तो मुस्कुराहट आपके पास शब्द दिया गया है यहाँ पर। सभी बच्चों को पता है मुस्कुराहट क्या है। मुस्कुराहट मतलब मुस्कुराना, स्माइल करना। तो वो क्या है, भाव। तो यहाँ हमने लिखा भाववाचक संज्ञा। आपने सिर्फ संज्ञा के यहाँ भेदों के नाम देने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। किसान, किसान क्या है, एक जाति है। किसान, जो भी किसान होगा वो एक, उनकी अपनी एक जाति है, वो क्या है, किसान है। किस वर्ग से संबंधित है, किसान वर्ग से। तो हम जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे इसको। भिखारी, ये भी जातिवाचक संज्ञा। जितने भी भिखारी जो मांगने वाले बैठे होंगे हम उनको क्या कहेंगे, भिखारी। तो उनकी एक विशेष जाति है कि जो मांगने का काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, भिखारी। धुलाई, धुलाई भी भाववाचक संज्ञा है, धोना किसी चीज को। महाभारत, ये किसी एक विशेष किताब का नाम है, हमारे पवित्र ग्रंथ का नाम है, इसलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक किताब विशेष के विषय में बता रहा है। फिर है प्रेमचंद, प्रेमचंद लेखक है हमारे, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष के विषय में हमें बोध करवा रहा है, ज्ञान करवा रहा है। फिर दुकान है, जातिवाचक संज्ञा। शत्रुता फिर भाव है, इसलिए भाववाचक संज्ञा। शिमला किसी जगह का नाम है, हमें पता है कि जिससे हमें किसी स्थान का पता चलता है, स्थान विशेष का, व्यक्ति विशेष का, वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। विद्यार्थी, जितना भी विद्यार्थियों का समूह होगा, जैसे आप कक्षा में अगर 30 बैठे हैं, 40 बच्चे बैठे हैं, तो वो सभी एक ही जाति से संबंधित है कि आप सब क्या है, विद्यार्थी। चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, लड़का है, लड़की है, वो सभी क्या है, विद्यार्थी। तो इस तरह हम क्या करेंगे, संज्ञा के भेदों के नाम इन शब्दों के आगे लिखेंगे, और इस तरह से हमारा ये उपविषय पूर्ण हुआ। अब अंतिम प्रश्न जो इस पाठ का है, हमारे पास पाठ 2 असल धन का, वो है बच्चों प्रश्न नंबर 18। इसमें आपको एक पत्र दिया गया है कि आपके मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। कि आपके मोहल्ले में बहुत समय से जो पार्क है, उस पार्क की सफाई नहीं हो रही है, जिसके कारण आपको विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप किसको लिखेंगे इस विषय में, इसके लिए शिकायत किससे करते हैं हम, नगर निगम अधिकारी से। तो सबसे पहले हम पत्र है, पत्र और प्रार्थना पत्र में मुख्यतः अंतर होता है। पत्र शिकायती पत्र भी होता है, विभागीय पत्र भी होता है। प्रार्थना पत्र हम किसको लिखते हैं, मुख्याध्यापक को लिखते हैं। अपनी पाठशाला से संबंधित जितनी शिकायतें हमें होती हैं वो सब हम उसमें लिखते हैं, या जो विनम्र प्रार्थना होती है हम उसमें लिखते हैं। ये पत्र है, ये शिकायती पत्र है हमारे पास, हम विभाग को लिखेंगे। विभाग कौन है हमारे पास, अब जो नगर निगम है वो विभाग है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम कहाँ से लिख रहे हैं। हमारा मकान नंबर है 218/10, थनेड़ा मोहल्ला, मंडी, हिमाचल प्रदेश। ये जो आपका एड्रेस है, आपका पता है, आप अपना पता लिख सकते हैं इसके स्थान पर। उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक 18 अप्रैल 2020, या आप दिनांक को बदल सकते हैं अपने अनुसार। फिर सबसे पहले हम लिखेंगे, अब विनम्र प्रार्थना पत्र है हमारे पास, ये पत्र लिख रहे हैं हम, तो जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिसको हम लिख रहे हैं, सबसे पहले हम उसके विषय में लिखेंगे सेवा में। हमें पत्र में ऊपर दिया गया है कि किसको लिखना है, नगर निगम अधिकारी को। अब वो नगर निगम अधिकारी किसका है, नगर निगम विभाग मंडी का। विषय क्या है हमारे पास, अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई हेतु पत्र। तो हम इस तरह से अब उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे महोदय, फिर हम अल्पविराम लगाएंगे, रुके हम, फिर हम शुरू करेंगे यहीं से। सविनय निवेदन यह है कि
मैं, आप यहाँ अपने मोहल्ले का नाम लिख सकते हैं, थनेड़ा मोहल्ले का निवासी हूँ। उसके पश्चात हम अपनी शिकायत देंगे अब कि हमारे मोहल्ले में एक पार्क है जिसमें गंदगी फैली हुई है। गंदगी के कारण पार्क में दुर्गंध के कारण बच्चों का खेलना मुश्किल हो गया है। पार्क में गंदगी के ढेरों पर मक्खी मच्छरों के दल बैठे रहते हैं। विराम, हमारे मोहल्ले में एक ही पार्क है। देखो, विराम चिन्हों का प्रयोग हम यहाँ भी कर रहे हैं। भाषा में जब भी हम कुछ लिखेंगे हमारे विराम चिन्हों का प्रयोग हर स्थान पर होगा। पार्क में गंदगी होने के कारण बीमारियों के बढ़ने का खतरा मोहल्ले में अधिक हो गया है। पार्क की गंदगी की दुर्गंध मोहल्ले की शुद्ध वायु को भी दूषित कर रही है। विराम, जिसके कारण मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया है। मोहल्ले में आने वाला सफाई कर्मचारी, जो स्वीपर आता है आपका, अब उसके विषय में लिखेंगे क्योंकि उसका कार्य है उसको साफ करना, इस पार्क की सफाई हेतु ध्यान नहीं देता है। हमारे समझाने पर वो बहस करता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस मोहल्ले के सफाई कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें, अन्यथा अन्यथा मतलब या बदले में उसे बदल दें ताकि हमारे इस मोहल्ले के पार्क की सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। सुचारू रूप से होना सही ढंग से, और हम पार्क का उचित लाभ प्राप्त कर सके। मैं इस सहयोग के लिए आपका आभारी रहूंगा। लड़कियां यहाँ अगर लिख रही हैं तो रहूंगी कर सकते हैं। फिर धन्यवाद। अब कौन शिकायत कर रहा है? शिकायत कर्ता लिखेंगे हम। इसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है, फिर मोहल्ला निवासी, क्योंकि आप मोहल्ले के निवासी हैं, आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपना दूरभाष नंबर। इस तरह से आपने क्या करना है, पत्र को अच्छे तरीके से अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण करना है बेटा। सभी बच्चों को आशा करती हूँ कि पाठ 2 का जितना भी अभ्यास कार्य हमने किया वो पूरी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि वही चीजें हमने बेटा पाठ 1 में की हैं और अधिकतर वही उपविषय हमने पाठ 2 में भी किए हैं। इस तरह आप जितना इनको अभ्यास करेंगे इन उपविषयों का, ये उपविषय आपको उतने ही क्लियर होंगे। तो सभी बच्चों ने इस पत्र को पढ़ना भी है बेटा और याद भी साथ साथ में करना है। सभी सुरक्षित रहें और घर में अच्छी तरह से अपना ये लेखन का कार्य करते रहें। धन्यवाद।